27 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के दौरान जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच की बारी आई तो आधे से ज्यादा डिप्लोमेट्स प्रोटेस्ट में नेतन्याहू को पीठ दिखाकर असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, इजराइल की गाजा और लेबनान पर बमबारी। लेकिन वॉकआउट करने का क्या फायदा, उसके बाद इजराइल ने यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। सिर्फ गाजा की बात की जाए तो पिछले एक साल के दौरान 42,000 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे, और लाखों लोग बेघर हुए, वो अलग। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके ने कई मर्तबा इजराइल को वार्न भी किया है कि ये जंग भयानक शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इसकी एक झलक 1 अक्टूबर 2024 को दुनिया ने तब देखी जब ईरान ने 1800 किलोमीटर दूर से 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर किए। और 2 अक्टूबर तक की रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी है। जहां दुनिया ये सब रोकने पे तुली है, वहीं इजराइल किसी अनकंट्रोल्ड मॉन्स्टर की तरह अपने 5 में से 3 फ्रंट्स पर मुसलसल जंग लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में चारों तरफ अरब कंट्रीज से घेरे हुए छोटे से इजराइल में आखिर इतनी ताकत आई कहां से है? क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बार बार वार्न करने के बावजूद भी वो इजराइल को रोकने में अभी तक नाकाम है? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इजराइल की असल ताकत समझने से पहले हमें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के बारे में समझना भी जरूरी है। इजराइल और पैलेस्टाइन का मसला तो तब से चल रहा है जब इन दोनों का कोई वजूद भी नहीं था। इस मसले की असल जड़ क्या है, इस पर आप ज़ेम टीवी की ये डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिलहाल कंडीशन ये है कि फलस्तीनियों को इजराइल ने धकेल धकेल कर एक छोटी सी स्ट्रिप तक महदूद रखा हुआ है, जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ये टेरिटरी सिर्फ 360 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, जहां से ना निकलना आसान है और ना इसके अंदर जाना। एक साइड पे मेडिटेरेनियन, एक तरफ इजिप्ट, तो 2 साइडों पे इजराइल मौजूद है। सिर्फ जरूरत की अशिया यहाँ जाती हैं, वो भी सिर्फ तब जब इजराइल चाहता है। इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि गाजा स्ट्रिप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। गाजा इस वक्त हमास के कंट्रोल में है, जो कि एक मिलिटेंट विंग है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स फायर किए, तो उसके नतीजे में इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की, वो अभी तक चल रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गाजा की लोकल पॉपुलेशन को हो रहा है, जो ना चाहते हुए भी इस जंग में धकेले जा रहे हैं। 42,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हजारों लोग बेघर हुए और जख्मी इतने कि गिनती करना भी मुश्किल है। गाजा जो एक शहर था, अब लाखों टन मलबे का ढेर मालूम होता है। इजराइल का कहना है कि ये सब उन्होंने हमास के मिलिटेंट विंग को खत्म करने के लिए किया है और आगे भी करता रहेगा। पर सोच को ये बात हजम नहीं होती कि गाजा, जिसकी 2017 में पॉपुलेशन 5 लाख के करीब थी, उनमें से 42,000 लोग यानी पॉपुलेशन का 8.5% मिलिटेंट विंग कैसे हो सकता है? इजराइल के हमलों से बचने के लिए गाजा की लोकल पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो गाजा स्ट्रिप छोड़कर लेबनान में पनाह लें। जी हाँ, वही लेबनान जहां आजकल इजराइल की एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं। पर यह काम इतना आसान नहीं होता। पहले इजिप्ट से रेड सी के जरिए जॉर्डन में एंट्री करनी पड़ती है, फिर वहां से सीरिया और फिर आखिर में लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह का काफी असरो रसूख है, जो कि एक ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है, और ये ग्रुप गाजा में हमास की हेल्प भी करता है। पर आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन? 1980s में लेबनान में सिविल वॉर के दौरान इजराइल ने साउथ लेबनान पे कब्जा कर लिया था। इजराइल से मुकाबला करने के लिए वहां एक आर्म्ड ग्रुप उभर कर सामने आया, जिसे हिजबुल्लाह का नाम दिया गया।
इस ग्रुप ने इजराइल को लेबनान से बाहर धकेला और तब से लेकर ये लेबनान का एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिटेंट विंग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्रुप लेबनान की आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है और इसको ईरान की सपोर्ट हासिल है। जब से हिजबुल्लाह का वजूद हुआ है तब से लेकर ये इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है और हर आए दिन इनकी झड़पें होना एक मामूल बन चुका है। लेकिन पिछले साल गाजा पर हमलों के बाद से हिजबुल्लाह ने खुल्लम खुल्ला फलस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया था। अब यहाँ पर इजराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि गाजा पर हमले करना तो आसान था, लेकिन अब इनको लेबनान में हिजबुल्लाह को भी जवाब देना पड़ रहा था। अब लेबनान में डायरेक्टली अटैक करने के लिए इजराइल को कोई बड़ी वजह चाहिए थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तभी उन्होंने पेजर अटैक्स प्लान किए। 17 और 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के 3000 से ज्यादा पेजर्स और रेडियो सेट्स एक साथ फट पड़े, जिसकी डिटेल वीडियो अलग से ज़ेम टीवी पे मौजूद है। हिजबुल्लाह ने इसका इल्जाम इजराइल पर लगाया और साथ ही इजराइल पर कई रॉकेट्स भी फायर किए। जिस मौके की तलाश थी वो अब आ चुका था। इजराइल ने अगले दिन से ही साउथ लेबनान पर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी और हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया भर की कंट्रीज ने मिडिल ईस्ट की इस सिचुएशन को मजीद खराब होने से पहले लड़ाई को खत्म करने के लिए भी भरपूर कोशिश की है और कई कंट्रीज ने इजराइल को काफी क्रिटिसाइज भी किया है। मदद की बात की जाए तो दुनिया भर से गाजा के लिए बहुत एड भी अनाउंस की गई। सिर्फ यूएस की बात करें तो 30 सितंबर 2024 रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने गाजा में फलस्तीनियों के लिए $300 मिलियन की एड का ऐलान किया। 7 मार्च 2024 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने गाजा में मदद करने के लिए मिलिट्री पोर्ट बनाने का ऐलान किया और इसी साल 27 फेब को यूएस एड ने $53 मिलियन की फौरी इमदाद का ऐलान भी किया। इस तरह के अनगिनत ऐलानात हमें मुख्तलिफ न्यूज वेबसाइट्स पर मिलते हैं, लेकिन जहां दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज इजराइल को क्रिटिसाइज कर रही हैं, वहीं इजराइल उतना ज्यादा इन हमलों में शिद्दत लेके आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि चारों तरफ अरब कंट्रीज से घेरा हुआ छोटा सा इजराइल किसी के काबू में नहीं आ रहा। इस मामले को पिछले एक साल में 3 मरतबा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया गया। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में अलग अलग कंट्रीज के नुमाइंदे हिस्सा लेते हैं और किसी भी मसले का वोटिंग के जरिए फैसला किया जाता है और ये फैसला फिर अगली कंट्री को मानना ही पड़ता है। लेकिन तीनों मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में जब सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ तो अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया। जी हाँ, वही अमेरिका जिसने गाजा के लिए करोड़ों डॉलर्स की एड का ऐलान किया था। जून 2024 में तो अमेरिका ने खुद एक सीज फायर का एग्रीमेंट फाइल किया था जो सिक्योरिटी काउंसिल में पास भी हो गया, लेकिन उसको भी बाद में वीटो कर दिया गया। एक तरफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि जंग किसी के हक में नहीं है, तो दूसरी तरफ यूएन में वीटो पावर्स का इस्तेमाल भी अमेरिका ने ही किया। ना सिर्फ इतना बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2019 और 2023 के बीच इजराइल ने जितने भी वेपन्स इंपोर्ट किए उनमें से 69% अमेरिका से मंगाए गए। और तो और अमेरिका की तरफ से हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन की मिलिट्री एड भी दी जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि अमेरिका गाजा पर हमले रोकने की बात तो करता है, दूसरी तरफ इजराइल को सपोर्ट भी करता है। यही वजह है कि जंग कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, जो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में कोई भयानक शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। पर यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। इस सवाल के जवाब की कड़ियां रिलीजन से जाकर मिलती हैं। यूएस के व्हीटन कॉलेज की एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन करीब 35 से
40% लोग ऐसे हैं जो बाइबल पर पूरा यकीन रखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। इनमें से काफी सारे लोगों का मानना है कि इजराइल का बनना बाइबल के ऐन मुताबिक है। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद इजराइल की प्रोटेक्शन और यहूदियों के लिए आवाज उठाना है। इस ऑर्गेनाइजेशन को कोफी कहा जाता है, यानी क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल। पूरी दुनिया में इस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मिलियन मेंबर्स हैं, जिनमें अमेरिकन पॉलिटिक्स के काफी बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। क्रिश्चियंस के इस ग्रुप को जायोनिस्ट भी कहा जाता है। याद रखें कि क्रिश्चियनिटी एक अलग रिलीजन है और जूइश एक अलग, जबकि जायोनिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट है जो इजराइल के हक में काम करती है। सबसे अहम बात ये जरूरी नहीं कि हर जू या हर क्रिश्चियन जायोनिस्ट हो। जायोनिस्ट्स का ये ग्रुप अमेरिकन पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट में अपनी मर्जी के फैसले कैसे करवाता है, इसके लिए एक अलग कमेटी है जिसको एपेक यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल लॉबिंग कमेटी है जो अमेरिकन कांग्रेस में जो चाहे जब चाहे अपनी मर्जी के फैसले करवा सकती है। यूएस कांग्रेस में ही सारे फैसले किए जाते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, बजट अप्रूव होते हैं और जंगें भी मुसल्लत की जाती हैं। यूएस कांग्रेस के मेंबर्स ये तमाम फैसले वोटिंग के जरिए करते हैं। अब अगर कोई एक बड़ा ग्रुप यूएस कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर्स को खरीद ले और उनसे कहे कि फलां रेजोल्यूशन में वोटिंग उनके हक में देनी है, तो इसको कहते हैं लॉबिंग करना। और हैरत की बात यह है कि अमेरिका में लॉबिंग करना बिल्कुल लीगल है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। जो लॉबिंग कर रहा है उसको ये तमाम डिटेल्स पब्लिक रखनी है और अंडर द टेबल किसी भी कांग्रेस के मेंबर्स को पैसे नहीं देने, यानी जो कुछ होगा सबके सामने होगा। एपेक की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है कि ये ग्रुप अमेरिकन गवर्नमेंट में इजरायली पॉलिसीज लागू करवाने के लिए लॉबी करता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो कैंडिडेट्स जो यूएस जनरल इलेक्शन में खड़े हुए और उनको एपेक की सपोर्ट हासिल थी, उनमें से 98% इलेक्शन जीत गए। इन कैंडिडेट्स को $40 मिलियन भी दिए गए। ये ग्रुप ना सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स में इजराइल पसंद पॉलिसीज लागू करवाता है, बल्कि जो इजराइल के खिलाफ हैं उनको हराने का काम भी करता है। इनकी वेबसाइट पे लिखा है कि इन्होंने 24 ऐसे कैंडिडेट्स को भी हरवाया जो प्रो इजराइल पॉलिसीज के खिलाफ थे। एपेक की इजराइल के लिए सपोर्ट अब काफी भयानक शक्ल इख्तियार करने लगी है। हुआ कुछ यूं था कि इजराइल की बॉम्बिंग्स और गाजा में ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC में एक केस फाइल किया। ये कोर्ट यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, लेकिन ये अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। 24 अप्रैल 2024 को ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर असद करीम खान को 12 यूएस सेनेटर्स की तरफ से एक धमकी आमेज लेटर रिसीव होता है, जिसमें लिखा था कि हमें रिपोर्ट मिली है कि ICC इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे इजरायली लीडर्स को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स निकालने वाला है। इसमें लिखा था कि अगर आपने ऐसा किया तो हम यानी यूएस आपके इदारे के खिलाफ बदतरीन सैंक्शंस लगाएंगे, आपकी और आपकी फैमिली के यूएस विजिट्स पर भी पाबंदी लगा देंगे। इस लेटर में साफ साफ लिखा था, इफ यू टारगेट इजराइल वी विल टारगेट यू, और आखिर में लेटर के एंड में मेंशन किया गया, यू हैव बीन वार्न्ड। इस लेटर के साथ उन 12 यूएस सेनेटर्स के नाम और सिग्नेचर्स भी अटैच्ड थे। मजे की बात यह है कि एपेक की वेबसाइट पर उन तमाम सेनेटर्स की लिस्ट मौजूद है जो प्रो इजरायली कैंडिडेट्स हैं और जिनके लिए फंडिंग जमा की जा रही है। और ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर को धमकी आमेज लेटर लिखने वाले सेनेटर्स के नाम भी इसी लिस्ट में खुल्लम खुल्ला लिखे हैं। पर कहानी अभी भी बाकी है। बॉन्ड्स के बारे में तो आप सब ने सुन रखा होगा। ये ज्यादातर गवर्नमेंट्स इशू करती हैं इन्वेस्टर से पैसा जमा करने के लिए, और बदले में बॉन्ड खरीदने वाले को सालाना प्रॉफिट दिया जाता है।
इसका फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट को लोन की सूरत में पैसे मिल जाते हैं और जब भी बॉन्ड वापस करना हो तो गवर्नमेंट वो वापस खरीद भी लेती है। अब आते हैं असल स्टोरी पे। द गार्डियन की एक स्टोरी के मुताबिक अगस्त 2023 में इजरायली बॉन्ड्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने अमेरिका में ओहायो स्टेट ट्रेजरर को ईमेल करके कहा कि क्या वो $5 मिलियन के इजरायली बॉन्ड खरीदेंगे। नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट इदारे को कोई चीज बेचना इतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और अलग अलग लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे अगले 40 मिनटों में ही ट्रेजरर ऑफिस ने इजरायली बॉन्ड्स की परचेज अप्रूव कर दी। बाद में मालूम पड़ा कि हमास और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद मुख्तलिफ यूएस स्टेट्स और म्यूनिसिपैलिटीज ने कम से कम $1.7 बिलियन के इजरायली बॉन्ड्स खरीदे हैं। यूं मालूम होता है कि अमेरिका की इजराइल को सपोर्ट करने की एक नहीं बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सबसे आखिरी है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और यूएस के बीच पिछली कई दहाइयों से मसले चलते आ रहे हैं। अफगानिस्तान में 20 साला अमेरिकन कब्जा हो या इराक में होने वाली जंग, अमेरिका को मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक वफादार पार्टनर की जरूरत है और ये पार्टनरशिप इजराइल के अलावा कौन निभा सकता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करना कोई बड़ा मसला नहीं। अरब कंट्रीज चाहती हैं कि फलस्तीनियों को उनकी अपनी स्टेट दी जाए, लेकिन इजराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।